साथियों नमस्कार, मैं हूं अनिल कुमार श्रीवास्तव और आपके समक्ष लेकर के हाजिर हूं आगामी परीक्षा पेट के संभावित प्रश्नों को लेकर के। तो आइए शुरू करते हैं। SCO जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसका मुख्यालय चीन में है और इसमें कुल 9 देश हैं। अब 9वां देश तेहरान इसका मेंबर बन गया है। जो 8 देश हैं उसमें भारत, पाकिस्तान, रूस और चीन और उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और तुर्किस्तान शामिल है। इसका मुख्यालय शंघाई में है। आइए अगला देखते हैं कि अभी एशियान के जो देश हैं, एशियान में कुल 10 देश हैं जो कि साउथ ईस्ट एशिया से संबंधित हैं, इसीलिए एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस कहा जाता है। और इन 10 देशों में बांग्लादेश, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, लाओस, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस और ब्रुनेई, ये सभी 10 देश शामिल हैं। इसके अलावा 2 देशों को अभी इसमें ऑब्जर्वर स्टेटस पिछली मीटिंग में दिया गया था, जो कि पापुआ न्यू गिनी और ईस्ट तिमोर है। इसका एक आसमीन तूफान आया था जो कि अरब सागर से संबंधित है। आइए शुरू करते हैं। अगला, क्रोएशिया EU का मेंबर नहीं है। ब्रिक्स सम्मेलन जो अभी दिल्ली में हुआ था उसमें G20 जिसको कहा जाता है, ये 9-10 सितंबर 2023 को दिल्ली में हुआ था। इसमें कुल 20 देश हैं। 20 देश क्या देश 19 हैं और एक संगठन पहले था, अब एक तरह से G21 हो गया है। लेकिन अब जो अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया है, अफ्रीकन यूनियन में 54 देश हैं। एक देश अफ्रीका महाद्वीप का G54 में अफ्रीकन यूनियन में नहीं शामिल है, उसका नाम है इसका नाम आप खोजिएगा। अभी ये काफ़ी सक्रिय है और इसने चूँकि बगल के मराको जिसका नाम है, और ये 1985 में अपनी सदस्यता इसमें विड्रॉ कर दी थी। आइए देखते हैं कि SCO में ईरान को 9th मेंबर बनाया गया, जैसा कि आपको पहले से ही मालूम है। और एशियान में 10 सदस्य और 2 ऑब्जर्वर देश हैं। और G20 जो कि नई दिल्ली में हुआ था उसमें आप समझते हैं कि 2 संगठन इसमें शामिल हैं। एक EU का संगठन है जो कि 27 देश उसमें है, दूसरा एक संगठन अफ्रीकन यूनियन बन गया है। इस तरह से G21 बन गया है। अब G20 में कितने देश ऐसे थे जो कि गेस्ट के रूप में बुलाए गए थे, इसमें कुल 10 देश शामिल थे। बांग्लादेश की शेख हसीना वजीद और कोमोरोस की अजील उस्मानी और इजिप्ट की अल-सीसी और मॉरिशस के प्रवीण जगन्नाथ और नीदरलैंड की मार्क रॉक और नाइजीरिया और ओमान और इसके अलावा सिंगापुर और स्पेन और UAE इसमें शामिल है। ओमान, सिंगापुर, स्पेन, UAE और नीदरलैंड। फिर से एक बार देश को चुनें कि जो देश आमंत्रित किए गए थे गेस्ट के रूप में: बांग्लादेश, कोमोरो, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान
और सिंगापुर, स्पेन और यूएई ये इसमें गेस्ट के रूप में शामिल किए गए थे। दादरा और नगर हवेली को 10वें संविधान संशोधन से यूटी का दर्जा मिला था। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का चुनाव जब हो रहा हो तो उस समय अगर किसी भी प्रदेश में या पार्लियामेंट में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल के कोई पद रिक्त हैं तो इस आधार पर उनके चुनाव को निर्धारित समय पर होने से नहीं रोका जा सकता। इससे संविधान संशोधन 11वें संविधान संशोधन द्वारा ये लाया गया था। यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा हो और किसी प्रदेश में मान लीजिए कि एमएलए की सीट खाली है या एमपी की सीट खाली है राज्यसभा में या लोकसभा में, तो इसके कारण निर्धारित तिथि पर उसके चुनाव को नहीं रोका जा सकता है। इसलिए निर्धारित तिथि पर चुनाव होगा। 11वें संविधान संशोधन से लाया गया था। 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा और दमन दीव को यूटी का दर्जा दिया गया था और 14वें संविधान संशोधन से पांडिचेरी को यूटी का दर्जा दिया गया था। 19वें संविधान संशोधन से 324 में संशोधन किया गया। 324 सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से संबंधित है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुख्य चुनाव आयुक्त की जो शक्तियाँ हैं उसके बारे में संशोधन 19वें संविधान संशोधन से किया गया था। 15/5 को 93वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ई स्पोर्ट अकेडमी मध्य प्रदेश में स्थित है। बोनालू महोत्सव तेलंगाना में मनाया गया था। कारोमंडल, हावड़ा सुपरफास्ट और एक मालगाड़ी, इन 3 गाड़ियों का बालासोर में भिड़ गई थी। एक तो कारोमंडल, दूसरा हावड़ा सुपरफास्ट और एक मालगाड़ी थी। ये बालासोर में उड़ीसा के भिड़ गई थी जिससे लगभग 200 लोगों की जान चली गई थी। प्रताप पार्क श्रीनगर में बनाया गया है जहाँ पर शहीदों के लिए एक पार्क का निर्माण किया गया है। 200 देशों में, दुनिया के संस्थानों में 200 देशों में 200 टॉप संस्थानों में केवल भारत के 2 संस्थान शामिल हैं, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में एलिफेंट एडॉप्शन का उत्सव मनाया गया था। ऑपरेशन कावेरी सूडान में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को लाने के लिए लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन कावेरी। पहला डिजिटल साइंस पार्क तिरुवनंतपुरम में बन रहा है। सुशासन नियमों को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? सुशासन नियमों को मंजूरी देने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। पहली जल मेट्रो केरल में चलेगी। नालंदा विश्वविद्यालय का कुलाधिपति अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है जो कि बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। आईआईटी मद्रास का एक अंतर्राष्ट्रीय परिसर जंजीबार तंजानिया में खुलेगा। 500 सुपर कंप्यूटर्स में भारत का एरावत कंप्यूटर शामिल हो गया है। झारखंड में उच्च न्यायालय अभी बनाया गया है। डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए सामर्थ्य ऐप उत्तर प्रदेश में लागू किया गया है। सेंगोल को नई संसद में स्थापित किया गया है। आईएनएस कृपाण वियतनाम को भारत ने भेंट में दिया है। ऑपरेशन कवच दिल्ली में लॉन्च की गई थी। पहली वाटर मेट्रो कोच्चि में चलाई जाएगी। उड़ीसा सरकार ने कुई भाषा को अभी 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। नेशनल स्वच्छ ऊर्जा G20 में अगरतला में आयोजित की गई। ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज
ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड बॉम्बे को बनाया गया है। नेशनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का अंतर्राष्ट्रीय परिसर जिंजा युगांडा में स्थापित किया गया है, देश के बाहर। जस्टिस रिपोर्ट कर्नाटक में पहला राज्य हो गया जस्टिस रिपोर्ट के लिए। बसोहली पेंटिंग को जी टैग मिला है, जम्मू एंड कश्मीर की है। ऑपरेशन मुक्ति कश्मीर में बीएसएफ ने चला रखा है। सियोम पुल का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। गज उत्सव असम में काजीरंगा में मनाया गया है। मध्य प्रदेश में भगोरिया उत्सव मनाया गया है। अरावली पर्वत परियोजना गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और झारखंड में बनाई जा रही है। कांगड़ा चाय को जीआई टैग दिया गया है। 100% रेलवे विद्युतीकरण वाला पहला राज्य 100% रेलवे विद्युतीकरण वाला पहला राज्य हरियाणा बन गया है। गिर नस्ल की क्लोन गाय का बच्चा गंगा का नाम गंगा दिया गया है। 2025 में हिमाचल प्रदेश देश का पहला हरित राज्य बन जाएगा 2025 में। गंध गर्दन दिल रेंज ओडोना तम में है। तालिम चक्रवर्ती तूफान चीन में आया था। मेटा और माइक्रोसॉफ्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित भाषा मॉडल लामा 2 का उद्घाटन कर चुके हैं। बिम्स्टेक बैंक की 19 बिम्स्टेक बैंक अभी 19वीं बैठक हुई है। ऑल इंडिया प्लेटफॉर्म को रेडियो जीपीआई अभी भारत में लॉन्च किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ था। सिडनी द्वारा एक इवॉल्व मिशन को चलाया जा रहा है। वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड अंतर्दृष्टि बनाया गया है। अंतर्दृष्टि को बनाया गया है। आइए आगे चलते हैं। 2019 में मंगलयान सेकंड भेजा गया था, जो कि फेल हो गया था। उसमें 3 महिलाओं ने विशेष रूप से भाग लिया था, जिनका नाम था कांधियाल, रितु कांधियाल, के कल्पना और यमवंता। 1984 में 3 अप्रैल को राकेश शर्मा सैल्यूट 7 जो रूस का स्पेसक्राफ्ट था उससे अंतरिक्ष में गया था। चंद्रयान 3 को रवाना करते समय इसरो के अध्यक्ष एम सोमनाथ ने कहा था, बधाई हो भारत। और इसमें परियोजना निदेशक के रूप में वीर मुतवेली थे और बीएसएससी के डायरेक्टर एस उन्नीकृष्णन और सैप स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के शंकरन नायर शामिल थे। इसमें 54 महिलाओं ने भी भाग लिया था। ये वहाँ पे जाकर के भूकंप, सागर और कॉमेट के टकराव और तत्वों की एल्युमिनियम, मैग्नीशियम इत्यादि के संगठन का विवेचन करेगा। और वहाँ पे जो प्रज्ञान वो 126 किलो का है और लैंडर 1726 किलो का। लैंडर का ही नाम विक्रम रखा गया है, जो कि विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। और इसमें 738 वाट की बिजली सुविधा उपलब्ध है। एसडीजी उत्तर प्रदेश में सार्थक जो कार्यक्रम चलाया गया है, सार्थक उसमें गणितीय
और लिटरेसी दोनों को प्रमोट किया जाएगा। निपुण अभियान भी शिक्षा के अंतर्गत चलाया गया है। नीति आयोग ने अभी जो रिपोर्ट दी है उसके अनुसार 2015 से 2022 के बीच में 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश से अकेले 3.43 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। महाराजगंज और गोंडा में 30% की लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठाए गए हैं। SDG सतत विकास लक्ष्य में अच्छी उपलब्धि परफॉर्मेंस भारत को मिली है। जैसा कि आप जानते हैं कि SDG में विश्व में भारत का 112वां नंबर है। इसमें पोषण में जहां 2015 में 30% लोग वंचित थे, अब केवल 5% लोग ही पोषण से वंचित रह गए हैं। और जहां पर कुकिंग गैस में पहले 34% लोग वंचित थे, अब केवल 18% रह गए हैं। आवास में जहां 35% लोग वंचित थे, अब केवल 19% लोग वंचित रह गए हैं। और स्कूली शिक्षा में जहां 14% लोग नहीं आते थे, वो 9% लोग नहीं आ रहे हैं बच्चे। इसके अलावा स्वच्छता में भारत जो 2015 में जो स्थिति थी, 31% लोग जो है वो वंचित थे, अब 11% लोग वंचित रह गए हैं स्वच्छता में। बिजली में जो है 18% लोग वंचित थे, अब केवल 5% रह गए हैं। एसेट में जहां 9% लोग वंचित थे, अब केवल 4% लोग रह गए हैं। मातृत्व दर जहां पहले 25 थी पर 1000, अब वो 16 हो गई है। किशोरी मृत्यु दर जहां 3.8 थी, वो 4.4 हो गई है। डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2017 बनाया गया है। ये 2017 में के पुट्टुस्वामी का केस आया था, जिसमें ये कहा गया था कि निजता जो है, प्राइवेसी को, राइट टू प्राइवेसी एक मौलिक अधिकार है। इसको लेकर के BN कृष्णा समिति बनाई गई थी और उसका एक मसौदा तैयार किया गया था, जो बाद में लागू नहीं हो पाया। इसके बाद दूसरा नया मसौदा तैयार हुआ, जो अभी पारित हो गया है। इस समय भारत में लगभग 120 करोड़ लोग इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसी दशा में डाटा प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि डाटा प्रोटेक्शन इन सब चीज़ों में मांगा जाता है। जहाँ पर आप सिम खरीदने जाते हैं या बैंक में आपको KYC भरना होता है, तो वहाँ पर आपको इसमें मुख्य बात क्या है कि डाटा, एक इसमें डाटा प्रिंसिपल होगा, यानी जिसका डाटा लिया जाएगा, और दूसरा होगा डाटा फाइड्यूसरी, जो उसको रखेगा, और तीसरा होगा डाटा प्रोसेसर, जो डाटा को प्रोसेस करके आगे योजनाओं में यूज़ करेगा। और इसके बाद इसमें डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड भी बनाया गया। डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड में एक कंसेंट मैनेजर होगा, जहां उस व्यक्ति को अपनी कंसेंट देनी होगी। लेकिन इसके कई अपवाद हैं जहां कंसेंट देने की आवश्यकता नहीं है। अगर मेडिकल इमरजेंसी है तो किसी भी व्यक्ति का डाटा लिया जा सकता है और कोई भी कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। महामारी अगर कोई फैली हुई है तो उसका डेटा लिया जा सकता है और उसमें कोई भी मंजूरी की आवश्यकता, कंसेंट की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा कोई भी एम्प्लॉयर जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का है, नियोजक का, बिना कोई कारण बताए वो उनका डेटा ले सकता है। इसमें एक और ये किया गया है, 81J के अंतर्गत जो पहले RTI में सूचनाएं नहीं दी जाती थी, व्यक्ति सूचनाएं, वो अब सरकार को अब वो सूचनाएं भी सरकार प्राप्त कर सकती है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में 2023 में 260 टाइगर हैं 2023 की गणना के अनुसार, जो कि प्रथम नंबर पर है। दूसरा बांदीपुर है, जिसमें 150 टाइगर हैं, और तीसरे नंबर पर नागरहोल है। भारत के 2.3% भाग पर टाइगर रिजर्व फैले हुए हैं। 25% टाइगर ऐसे हैं जो कि रिजर्व टाइगर क्षेत्र में नहीं रहते हैं, यानी वो बाहर के जंगलों में रहते हैं, और 53 टाइगर रिजर्व भारत के पास इसमें है। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने 352 का उपयोग करके इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर इमरजेंसी लगाई थी। माउंटबेटन प्लान को महात्मा गांधी ने लकड़ी की पावरोटी कहा था। मोहम्मद अली जिन्ना को गांधी जी ने मुस्लिम गोखले की संज्ञा दी थी। मोहम्मद अली को
मोहम्मद अली जिन्ना को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी संज्ञा दी गई थी। ये गोखले ने संज्ञा दी थी। फिर से सुन लीजिए, माउंटबेटन प्लान को महात्मा गांधी ने लकड़ी की पाव रोटी कहा था। मोहम्मद अली जिन्ना को मुस्लिम गोखले गांधी जी ने कहा था। मोहम्मद अली जिन्ना को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी गोखले ने कहा था। भारत का चुनाव आयुक्त सीजर की पत्नी की तरह पवित्र होना चाहिए, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। मुख्य चुनाव आयुक्त, अब जो नया मुख्य चुनाव आयुक्त बनेगा उसमें ये व्यवस्था की जा रही है कि सरकार, लीडर ऑफ अपोजिशन LOP और प्राइम मिनिस्टर और इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री को रखा जाएगा। यानी अब इसमें लीडर ऑफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इससे बाहर किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि अब जो नई IPC आ रही है या न्याय संहिता, उसमें केवल 356 आर्टिकल होंगे। जो नया साक्ष्य अधिनियम आ रहा है उसमें 170 आर्टिकल होंगे। और जो नया नागरिक सुरक्षा संहिता आ रही, CRPC आ रही, उसमें 478 सेक्शन होंगे। पहले भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 167 सेक्शन थे और पहले CRPC में 533 सेक्शन थे और IPC में 511 सेक्शन थे। सबसे ज़्यादा संशोधन नए IPC के अंतर्गत 160 अनुच्छेदों में या सेक्शंस में संशोधन किया जाएगा। CRPC में मैक्सिमम 175 सेक्शंस में संशोधन किया जाएगा और साक्ष्य अधिनियम में केवल 23 का संशोधन होगा। फिर से सुनिए कि जो अब पहले की IPC थी उसमें 511 सेक्शन थे, अब नए में 356 सेक्शन होंगे। जो पहले की CRPC थी उसमें 533 सेक्शन थे, अब इसमें 478 सेक्शन होंगे। और पहले की जो इंडियन एविडेंस एक्ट था उसमें 167 सेक्शन थे, अब 170 सेक्शन होंगे। सबसे ज़्यादा संशोधन CRPC में 175 संशोधन किए जा रहे हैं, IPC में 160 संशोधन किए जा रहे हैं और साक्ष्य अधिनियम में 23 संशोधन किए जा रहे हैं। अब आपको 309, 377 और 124 से ये तीनों IPC से हटा दिए जाएंगे। 3 सेक्शन 309, 377 और 124 से अब इससे IPC से हटा दिया जाएगा। अब किसी लोक सेवक के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए जो कॉम्पिटेंट ऑफिसर था उसको 120 दिन ही मिलेंगे। 120 दिन के बाद अगर उसने स्वीकृत नहीं दी तो उसको स्वीकृत मान ली जाएगी। पुलिस कस्टडी में जहां पहले 15 दिन तक ही रखा जा सकता था, अब नए CRPC में अब ये व्यवस्था कर दी गई है कि पुलिस कस्टडी में 60 से 90 दिन तक रखा जा सकता है। 1862 में 124A, 1862 में IPC बनी थी, लेकिन 124A 1870 में जोड़ा गया था। अब अगर दया याचिका फाइल करनी है तो दया याचिका राज्यपाल के समक्ष 30 दिन का केवल समय मिलेगा और राष्ट्रपति के समक्ष अगर फाइल करनी है तो 60 दिन का समय मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि डेथ सेंटेंस और मार्शल के केसेस केवल राष्ट्रपति के यहाँ मर्जी अपील की जा सकती है। राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका पर जो निर्णय दिया जाएगा वो अंतिम होगा। अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील उसकी नहीं की जा सकती। 5 राज्यों में पिछले जो 2008 में परिसीमन हुआ था विधानसभा या लोकसभा का, उस परिसीमन को में 5 राज्य उसमें शामिल नहीं थे। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, आसाम और झारखंड। अभी इस समय आसाम में सीमांकन चल रहा है और उसमें एक सीट ऐसी है जिसका नाम है
कालीबोरी, उस सीट का नाम अब काजीरंगा रख दिया जाएगा। पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज लिमिटेड। 368 में जो संविधान संशोधन किया जाता है वो पावर एक सीमित पावर है। इसको मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने लेट डाउन किया था। सार्वभौमिक केस में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि भारत एक फेडरल कंट्री है, भारत का जो ढांचा है वो फेडरल है, भारतीय संविधान संघात्मक है। पुट्टू स्वामी केस में 9 जजों की बेंच थी जिसमें निजता के अधिकार के बारे में कहा गया था। और बायोमेट्रिक्स के मामले में डिस्कशन के समय सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को एक मौलिक अधिकार माना था बायोमेट्रिक्स मामले में। आर्टिकल 15(5) वैलिड है, ये अशोक कुमार गुप्ता के केस में कहा गया था। राजीव कुमार केस में ये कहा गया था कि डिसेबिलिटी जो है वो संविधान वो भी एक आरक्षण का एक आधार है। 1985 में इंदौर का एक मामला आया था जिसको बाद में शाहबानो मामला कहा गया, जिसमें ये कहा गया कि 125 CRPC में जो मेंटेनेंस महिला को मिलता है वो अगर मुस्लिम महिला है तो भी वो CRPC में 125 उसके ऊपर लागू होती है और उसके अनुसार उसको मेंटेनेंस दिया जाएगा। इस केस को शाहबानो केस के नाम से जाना जाता है। ये 1985 में 27 अगस्त 1985 को निर्णय चंद्रचूड़ की बेंच ने दिया था। 1986 में इस संशोधन को रद्द कर दिया गया और मुस्लिम महिला प्रोटेक्शन एक्ट 1986 लाया गया। ट्रिपल तलाक सायरा बानो केस में जो कि 2017 में निर्णय हुआ था उसको अवैध घोषित कर दिया गया था। इसमें तीन जज पक्ष में थे और 2 जज विपक्ष में थे। 2019 में इस पर एक एक्ट बनाया गया और जिसके आधार पर कहा गया कि ट्रिपल तलाक जो है अवैध है और 3 वर्ष की सज़ा होगी जो इसका प्रयोग करेगा। 1804 में बोनापार्ट कोड आया था जो समान नागरिक संहिता का सबसे पहला पद चिन्ह है। 1833 के चार्टर एक्ट में व्यवस्था की गई थी कि भारत में विभिन्न समाजों के व्यक्तिगत नियमों और अन्य जो कानून है विभिन्न क्षेत्रों में उनको एकीकरण का प्रयास किया जाएगा। 1834 में इसमें सबसे पहले एक विधि आयोग बनाया गया था जिसमें 5 सदस्य थे और अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। लॉर्ड मैकाले ने 1940 में अपनी रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में कहा कि भारत के विभिन्न वर्ग, विभिन्न जातियाँ जिनके अलग अलग धर्म हैं, चाहे वो विवाह के हों और चाहे उत्तराधिकार के हों और चाहे विवाह विच्छेद के हों, इनको कोडिफाई नहीं किया जा सकता, इनको एक नहीं बनाया जा सकता, लेकिन अन्य क्षेत्रों में नियमों को कोडिफाई किया जा सकता है। 1840 में रिपोर्ट आई थी। CPC को 1859 में कोडिफाई किया गया था, ये हाफ हाउस ने किया था। 1872 में इंडियन एविडेंस एक्ट कोडिफाई किया गया था। 1898 में CRPC को कोडिफाई किया गया था। पुर्तगाल ने 1867 में कॉमन सिविल कोड पुर्तगाल में लागू हो गया था और गोवा चूँकि पुर्तगाल का एक कॉलोनियल कॉलोनी थी इसलिए यहाँ भी 1869 में गोवा में भी समान नागरिक संहिता लागू हो गई थी। 1962 में इसको दोबारा लागू किया गया जब भारत में एकीकरण हुआ। 1869 में क्रिश्चियंस के लिए डाइवोर्स लाया गया था। 1872 में क्रिश्चियंस का मुस्लिम लॉ पारित हुआ था। 1925 में पारसी और क्रिश्चियंस के लिए इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 लाया गया था। शरिया एक्ट 1937 में आया था। 1939 में मुस्लिम मैरिज डिसोल्यूशन एक्ट आया था। इस तरह से विभिन्न प्रकार के एकीकरण के मामले चल रहे हैं जो कि एक तरह से देखा जाए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड करने के लिए लॉ को लाया गया जो कि भारतीय संविधान में, और इस पर एक बहुत बड़ी बहस जो है हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में विपक्ष में बोलते हुए इसके वोकर साहब
और कई अन्य मुस्लिम प्रतिनिधियों ने इसका विरोध किया था, लेकिन पक्ष में हंसा मेहता, राजकुमारी अमृत कौर, के मुंशी आदि ने कहा कि ये उचित है, परंतु डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस पर भेद को देखते हुए, वैचारिक मतभेद को देखते हुए इसको उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में डाल दिया 44 में। और बी आर अम्बेडकर ने ये कहा था कि जो भी संशोधन इसमें लाए गए हैं वो सभी जो है कोई भी इसमें विचार करने लायक नहीं। 1951 में कानून मंत्री बी आर अम्बेडकर ने इसलिए इस्तीफा दे दिया था कि हिंदू कोड बिल पारित नहीं हो पाया था। बी एन राव की अध्यक्षता में 1941 में हिंदू लॉ को कोडिफाई करने के लिए एक समिति बनाई गई थी और इस समिति ने फरवरी 1947 में अपनी रिपोर्ट दी थी और इस रिपोर्ट को अप्रैल 1944 में टेबल किया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में और 1948 में उस सेलेक्ट कमेटी में डाल दिया गया था। लेकिन 4 साल के डिस्कशन के बाद ये कोई भी मामला हल नहीं हो पाया, क्योंकि राष्ट्रपति या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये चाहते थे कि इस पर कोई निर्णय लिए जाने के पहले भारत के सभी जातियों, सभी धर्मों और व्यापक रूप से इसमें प्रतिनिधि शामिल हों और वह केवल 85% हिंदुओं के लिए नहीं बल्कि 100% हिंदुओं के लिए ऐसा नियम लाया जाए। इस पर वो अडिग रहे और इसी के कारण 1951 में पहले कानून मंत्री स्वतंत्र भारत के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस्तीफा दे दिया और इसको बाद में 1952 में चुनाव हुए और 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट, विशेष स्पेशल हिंदू मैरिज एक्ट आया और 1956 में हिंदू इनहेरिटेंस एक्ट, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू एडॉप्शन एक्ट और अन्य हिंदू विधियां जो है उस पर आई। किस केस में उच्चतम न्यायालय ने कहा, एक अफसोस जाहिर किया था कि अब तक जो है इस पर कोई कानून नहीं बनाया जाता। उच्चतम न्यायालय ने अफसोस जाहिर किया कि अभी तक जो अनुच्छेद 44 है, जो कि संबंधित है समान नागरिक पद संहिता से, यूसीसी संबंधित है, अभी तक इस पर कोई भी कानून नहीं बनाया गया। ये जान बलवट्टम केस में कहा गया था। और किस केस में ये कहा गया था कि अब समय आ गया है कि इस पर यानी अनुच्छेद 44 यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कानून बनाने का समय आ गया है या नियम बनाना होगा। ये मिसेस जार्डीन डी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। 44 पर यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर यानी यूसीसी पर पुनः विचार किया जाना चाहिए। ये किस केस में कहा गया था? कुलदीप सिंह के केस में कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। अब 2 साल की सज़ा जैसे ही किसी सांसद को मिलती है, सांसद या विधायक को, वो तुरंत अपनी सदस्यता खो देगा। इस मामले को लिली थॉमस केस में अवधारित किया गया था। मुस्लिम लड़की विवाह की योग्य हो जाती है, ये मुस्लिम लॉ में आर्टिकल 15 के अंतर्गत बताया गया है। थैंक यू वेरी मच।